हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं आज के नए दिन की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कल के कुछ रिवीजन के प्रश्न। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड हमने कल चर्चा की थी कि किसे दिया गया है। ऑप्शंस देखते हैं। विहान तल्या, ऐश्वर्या श्रीधर, नंदिनी दास या इनमें से कोई नहीं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कल हमने बताया था कि 10 वर्षीय विहान तल्या जी को, विहान तल्या जो बेंगलुरु का एक 10 वर्षीय बच्चा है, उसे ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो कृष्ण के साथ में मकड़ी की जो एक बहुत ही अच्छी पिक्चर इन्होंने खींची थी, जो प्रकृति और अध्यात्म के बीच में संपर्क बताती थी, तो उसको इस बेस्ट फोटोग्राफी के रूप में चुना गया है और विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस में एक और नाम इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्या श्रीधर। इनके बारे में भी बताया था कि क्या ये 23 वर्षीय पहली भारतीय महिला है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। लेकिन उन्हें कब दिया गया था? तो 2020 में। याद रखेंगे, 2020 में ऐश्वर्या श्रीधर को पहली ऐसी महिला है भारत की जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। और अभी जो है 2023 के लिए विहान तल्या को दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इनकी पेंटिंग को भी याद रखेंगे, श्री कृष्ण के साथ मकड़ी को इन्होंने दर्शाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रश्न बनेगा इस बार। देश के लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में कितनी बढ़ी है? तो कल हमने चर्चा की थी कि एनएसएसओ जो है वो डाटा जारी कर रहा है, जो कि सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसने एक डाटा जारी किया है और बताया है कि देश में लेबर फोर्स में महिलाओं की स्थिति अब सुधर रही है, भागीदारी बढ़ी है पिछले सालों की तुलना में। तो पहले देखते हैं ऑप्शंस में कितने परसेंट बढ़ी है। तो ऑप्शन ए है 35%, बी 26%, सी 40% या फिर 37%। तो कल चर्चा की थी हमने कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं के रिस्पेक्ट में कितना हो गया है, बढ़कर हो गया है 37%। लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है, 4.78 समथिंग। तो अभी जो है वो 37% करंट में ये हो गया है। वृद्धि अगर पूछी जाएगी तो 4.6 टू 4.8 है, लेकिन अगर वर्तमान में कितनी पार्टिसिपेशन है ये पूछा जाएगा तो 37% है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37% है। चलिए अब चालू करते हैं आज के नए टॉपिक्स को पर चर्चा। तो सबसे पहला देखते हैं हम पारूमला पेरुन्नल उत्सव। उत्सव जो होता है वो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। साथ के साथ में ये क्या है, साउथ इंडिया का है, साथ और जो नॉर्थ ईस्ट के भी उत्सव होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पारूमल्ला पेरुन्नल जो उत्सव है यह हमारे दक्षिण भारत का एक उत्सव है। दक्षिण भारत में किस राज्य का? तो केरल राज्य का यह उत्सव है, पारूमला पेरुन्नल उत्सव। किसके लिए मनाया जाता है? तो ये एक ईसाई समुदाय से संबंधित ये उत्सव है। पूरा नाम भले ये साउथ इंडियन है पारूमला पेरुन्नल, लेकिन ईसाई समुदाय से संबंधित है। किसके लिए, किसके सम्मान में? तो संत मेट्रोपॉलिटन गिवर्गिस ग्रेगोरियस। तो वहां पर 1902 में, यानी कि 1902 में एक संत हुआ करते थे मेट्रोपॉलिटन गिवर्गिस। तो उनकी मृत्यु होने के बाद में केरल में ये त्योहार मनाना शुरू हुआ था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कौन सा? पारूमल्ला पेरुन्नल फेस्टिवल। ध्यान में रखेंगे यह केवल भक्ति पर आधारित एक फेस्टिवल है। अनलाइक अदर फेस्टिवल्स, जो बाकी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें क्या होता है, संस्कृति से कहीं ना कहीं जोड़ होता है। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो फसल की कटाई से संबंधित होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें महिलाओं का कुछ होता है, जैसे कि पूजा पाठ से रिलेटेड होता है या कोई और सांस्कृतिक विविधता होती है। लेकिन ये जो पारूमल्ला पेरुन्नल है यह केवल और केवल भक्ति पर ये आधारित उत्सव है। भक्ति पर कहने का मतलब है कि जो संत हैं, जो क्रिश्चियन जो संत थे, कौन? ग्रेगोरियोस, इनके लिए, इनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। इनके पीछे एक हिस्ट्री है कि पारूमला गांव है जो कि पंपा नदी के किनारे है केरला में, यहाँ पर ये संत पहली बार आए थे। तो उसी गांव के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम क्या पड़ गया है? पारूमला पेरुन्नल उत्सव। मैं इसको बहुत आराम से बता रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, जैसे कि ये केवल भक्ति आधारित है, एक इसका नाम भी थोड़ा सा टफ है। तो आराम से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये ध्यान में आ जाए, समझ में आ जाए कि किस बारे में, किस रिस्पेक्ट में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पारूमला गांव जो केरल का है, पंपा नदी के किनारे, वहां पर ये जो संत हैं वो पहली बार आए थे, मतलब उन्होंने विजिट किया था। तो वहां पर सम्मान देने के लिए जब 1902 में इन संत की मृत्यु हुई, तो 1902 से ही वहां के इन संत के जो भक्त थे उन्होंने ये त्योहार मनाना शुरू किया। तो ध्यान रखेंगे पारूमल्ला पेरुन्नल उत्सव किस राज्य का है? केरल का, और ये ईसाई समुदाय से संबंधित एक उत्सव है।
चलिए आगे देखते हैं। केरल में कुछ और भी महत्वपूर्ण उत्सव हैं, पेपर में पूछा भी जाता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में। तो केरल के अन्य महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहला तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो ओणम है। ओणम क्या है कि 10 दिवसीय फेस्टिवल होता है। किससे संबंधित है? तो फसल कटाई से, और इसको मलयालम नव वर्ष भी बोला जाता है। मतलब मलयाली जो लोग हैं वो अपने ओणम त्योहार के द्वारा नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। और इस क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, तो जब पहली फसल की कटाई होती है, धान की फसल की पहली कटाई होती है, तो वहाँ पर इस ओणम त्योहार के रूप में उस पूरे त्योहार को अपन सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग। तो ध्यान रखेंगे ओणम जो है वो फसल उत्सव से संबंधित है। अब देखते हैं अगला अगला क्या है, त्रिशूरपुरम। यह भी केरल का ही एक फेस्टिवल है। उसके बाद देखते हैं तिरुवचिरा। फिर ये विषु है, बसंत से संबंधित। जैसे कि विषु होता है सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन वाली जो स्थिति होती है उससे ये संबंधित है। तो विषु फेस्टिवल भी है वो केरल में मनाया जाता है। ओणम के बाद केरल का ये दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार है, अप्रैल के महीने में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ओणम सबसे बड़ा त्यौहार है केरला में। उसके बाद विषु आता है, ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। थयम महोत्सव और अट्टुकल पोंगला भी जो है केरल के ही फेस्टिवल्स हैं। तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन से, ओणम, त्रिशूरपुरम, तिरुवचिरा, विशु, थयम महोत्सव और अट्टुकल पोंगला, ये सभी जो हैं वो केरल से संबंधित केरल के महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं। अन्य भी हैं बहुत सारे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार, दूसरा है, हाल ही में अभी इस तरीके की पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, कोई नई चीज़ हो रही है तो पहला हो या दूसरा हो। तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस बार का दिया गया है दीनानाथ राजपूत जी को। 2023 के लिए जो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? दीनानाथ राजपूत जी को। इनके बारे में जानेंगे। पहले रोहिणी नैयर जी के बारे में जानते हैं कि रोहिणी नैयर जी जो थे वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उनका 2021 में निधन हो गया। उनके सम्मान में इस जो पूरे पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो रोहिणी नैयर जी के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इस बार किसे मिला है? दीनानाथ राजपूत जी को। ये कौन है? तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। साथ के साथ छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके विकास के लिए बहुत इन्होंने काम किया, अपना योगदान दिया। तो इसलिए इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। अच्छा, रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया क्यों जाता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार का मेन उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेन फोकस जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर होता है। और दीनानाथ राजपूत जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को, माना जाता है कि नक्सलाइड एरिया है तो थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया को इन्होंने चुना है महिलाओं के विकास के लिए। इसलिए इन्हें 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो दीनानाथ राजपूत। मैंने बताया कि ये दूसरा है, तो पहला भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसे दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है एक 40 वर्षीय जो नागालैंड के व्यक्ति हैं, नाम क्या है उनका? तो सेठ रिचम संगतम। 40 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनको क्यों दिया गया है? पिछले साल ही दिया गया है। ये अमेरिका में काम कर रहे थे, अच्छी खासी इनकी जॉब चल रही थी, वहां से ये जॉब छोड़ के अपनी आए हैं और यहाँ पर आकर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, कोई अपनी एलिट जॉब, अच्छा पैसा छोड़ करके वहाँ वापस अपने देश लौट आ रहा है और अपने देश में ग्रामीण आबादी के लिए कुछ कर रहा है। तो इसलिए सेठ रिचम संगतम जी को 2022 में यानी कि पिछले साल पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था। तो इस नाम को भी याद रखेंगे, ये प्रश्न बन सकता है। शुरुआत मैंने बता दी कि अर्थशास्त्री जी की मृत्यु 2021 में हुई थी, तो उसके बाद से ही ये रोहिणी नैयर पुरस्कार देना शुरू हुआ है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? तो रक्षा संबंधित है। ये देखते हैं यह क्या है। भारत की लंबी वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है। लंबी यानी कि लॉन्ग रेंज में, अधिक दूरी तक को मारने वाली यानी कि अधिक दूरी की मारक क्षमता वाली ये एक रक्षा प्रणाली है। इसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर है। निर्माण कौन कर रहा है? तो DRDO जो है वो इसका निर्माण कर रहा है। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है हमारे, वो इसका निर्माण कर रहे हैं। नाम किसके तहत? तो प्रोजेक्ट कुश के तहत। नाम क्या है इसका? LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये काम क्या कर रही है? जैसे कि इसराइल के आयरन डोम है और USA का थार्ड सिस्टम है, रशिया का S-400 है, ये सब क्या है? एंटी डिफेंस मिसाइल है। क्या करते हैं ये? दूसरे देश से या फिर जो शत्रु देश से आने वाले मिसाइलों को रडार के थ्रू पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये भी जो सिस्टम है पूरा,
ये LRSAM जो अब हमारा DRDO निर्मित कर रहा है स्वदेशी रूप में, वह भी इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुश के तहत इस तरीके की मिसाइल का या एंटी डिफेंस मिसाइल का जो है हम निर्माण करने जा रहे हैं। रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर की रेंज है इसकी, सरफेस से लेकर सरफेस टू एयर में, यानी कि सतह पर रह करके ये हवा में मार सकता है किसी भी शत्रु देश की मिसाइल को। तो ध्यान रखेंगे। इसको लक्ष्य किस लिए बनाया जा रहा है? तो लक्ष्य ये है कि 2028-29 तक जो हमारे भारत की सीमाओं वाले क्षेत्र, स्पेशली चाइना, पाकिस्तान, जिनसे हमें सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, उन क्षेत्रों में, उन सीमाओं में इसको तैनात किया जाएगा। तो अब आयरन डोम इजराइल का, रशिया का थार्ड और जो रूस का S-400 है, उस श्रेणी में अब हम भी शामिल हो जाएंगे। हमारे पास भी एक ऐसे डिफेंस सिस्टम होगा जिससे हम दुश्मन देश के मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे किसने इसका निर्माण किया है? DRDO। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुश। और क्या है ये? एक LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने ये बताया कि USA का थार्ड, इजराइल का आयरन डोम और रशिया का S-400, ये जो है मैच द फॉलोइंग करके आपको बन सकता है कि कौन सा सिस्टम कहाँ का है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया है। इसी तरीके का हम कुछ बना रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपसे अन्य देशों के बारे में भी पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इजराइल का आयरन डोम है, USA का थार्ड है और रशिया का S-400 है। ये सारे भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसी तरीके का अब हम भी बनाने के लिए जा रहे हैं। एक और न्यूज़ है अभी डिफेंस से ही संबंधित कि हाल ही में हमने जो MiG-21 है, अब उसकी विदाई कर दी है, यानी कि हमारे जो स्क्वाड्रन है उससे अब हमने MiG-21 मिसाइल को हटा दिया है। हाँ, अभी अभी ही लास्ट जो उड़ान उन्होंने भरी है, कहाँ से भरी है? तो राजस्थान के बाड़मेर जगह से अपनी अंतिम उड़ान जो है वो MiG-21 ने भरी है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप करंट से आप वाकिफ रहते हैं, तो कभी कभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि MiG-21 के जो क्रैश होने की बहुत ज़्यादा ही घटनाएं आती हैं। हमेशा आता है कि कभी अपने आप ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या कभी कहीं युद्ध में गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हो गई, सही से काम नहीं कर पाया। तो MiG-21 लगभग 6 दशक तक भारतीय सेना में जो है अपनी सर्विस दे रहा था, और अब जाके उसको सर्विस से अब विदाई दे दी गई है, क्योंकि अब उसमें कुछ कुछ कमियां आ रही हैं, इसलिए हमने MiG-21 को हटा दिया है। और MiG-21 को हटाने के बाद उसके जगह पे किसको हमने रखा है? तो सुखोई 30 जो है, अब हम MiG-21 की जगह में सुखोई 30 मिसाइल का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि अगर MiG-21 को रिप्लेस किया जा रहा है तो उसके जगह किसे लाया जा रहा है? तो सुखोई 30 जो MK1 जो मिसाइल है, उसको अब हम लेकर आ रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। 2023 एजू थाचन पुरस्कार। 2023 का एजू थाचन पुरस्कार किससे संबंधित है? यह दक्षिण भारत में एक दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन से राज्य में? तो केरल का सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। किसके क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? एजू थाचन पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे नाम एजू थाचन किससे संबंधित है? केरला से, और साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। दिया किसे गया है? तो लेखक एवं विद्वान जो है SK वसंथम, इन्हें ये दिया गया है। SK वसंथन जी को इस बार साहित्य के क्षेत्र में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? एजू थाचन पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे, एजू थाचन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? SK वसंथम को। ये क्या कहें तो इनके जो लघु कहानियां, निबंध, इतिहास आदि शैली में ये रचनाएं लिखते रहते हैं, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। जो वसंतम जी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो वसंतन जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। केरल संस्कार चरित्र निघंटू, ये इसे मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि इसको 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इस रचना को, कब? 2007 में। नाम क्या है? केरल संस्कार चरित्र निघंटू। यह भी वसंतन जी की एक रचना है। उसके बाद है नम्मल नदन्ना वाजिकल, ये, और साथ के साथ कलाम साक्षी। तो ये 2-3 कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं, पर ये 2-3 बहुत ही इनकी फेमस रचनाएं हैं। किनकी है? तो वसंतम जी की हैं, जिन्हें इस साल का एजू थाचन पुरस्कार मिला है। और रचनाओं का नाम क्या है? केरल संस्कार चरित्र निघंटू, नम्मल नदन्ना वाजिकल और कलाम साक्षी। वसंतन जी को 2023 में इनके समग्र योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। मतलब ये लगातार निरंतर अच्छी जो रचनाएं हैं लिखते रहते हैं, और इनके साहित्य में योगदान के लिए इनको टाइम टाइम पर जो है पुरस्कार वगैरह मिलते रहते हैं। फिलहाल इन्हें केरल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। चलिए
केरल से संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक और टॉपिक, केरल ज्योति पुरस्कार। यह भी अभी हाल ही में दिया गया है। केरल जो है एक सांस्कृतिक और साहित्य से भरपूर एक राज्य है, और वहाँ पर साहित्य को, संस्कृति को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। वैसे तो दक्षिण भारत के सभी राज्य, उत्तर भारत में भी संस्कृतियों का संरक्षण होता है, और दक्षिण भारत अपनी विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो केरल में केरल ज्योति पुरस्कार भी है, यह भी दिया गया है, केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह भी एक सर्वोच्च पुरस्कार है। किसे दिया गया है इस बार? तो टी.एस. पद्मनाभम जी को इस साल केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो केरल सरकार ने 2021 में इस तरीके की किसी पुरस्कार का शुरुआत किया है। इसकी स्टोरी क्या है कि केरल ज्योति पुरस्कार जो है, जब भी जो हम देश के लेवल पे हम भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देते हैं, तो बिल्कुल उसी थीम पर ये 2021 में केरल सरकार ने इस तरीके की पुरस्कार देने की जो योजना है चालू की है। केरल ज्योति जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे कि पद्म विभूषण है टॉप लेवल पे भारत रत्न के बाद, तो वैसे ही केरल ज्योति जो है वो केरल राज्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। दिया किसे गया है? नाम इंपॉर्टेंट है, टी.एस. पद्मनाभम। अब देख लेते हैं वो जो जो पुरस्कार हैं वह कौन कौन से हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की थीम पर केरल में सर्वोच्च पुरस्कार केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री, ये 3 सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे बड़ा है केरल ज्योति, उसके बाद है केरल प्रभा और केरल श्री। इससे भी याद रहेगा, पद्मश्री जो है वो सबसे नीचे आता है, तो केरल श्री सबसे नीचे है और केरल ज्योति सबसे ऊपर है। ये केरल राज्य या केरल सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है 2023 का ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक अवार्ड किसे दिया गया है? 2023 ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक जो अवार्ड है वो भारतीय मूल की एक लेखिका है, कौन? नंदिनी दास, इनको दिया गया है। तो नंदिनी दास जी को जो भारत की सभ्यता और ब्रिटेन की सभ्यता है, इसके ऊपर इन्होंने एक नॉन फिक्शन बुक लिखी है, उसके लिए उन्हें 2023 का ब्रिटिश अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। बुक का नाम क्या है अभी देखेंगे। अवार्ड का नाम पहले देखते हैं। अवार्ड है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग। तो अवार्ड का क्या नाम है? ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ग्लोबल, वैश्विक लेवल पे संस्कृति की जिसको बहुत अच्छी समझ है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, और नंदिनी दास जी को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी खास रचना इन्होंने लिखी है। तो नंदिनी दास जी की जो बुक है, बुक का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। मतलब जो मुगल एम्पायर था भारत में और ब्रिटिश जो एम्पायर था, उनका क्या गठजोड़ था, उनके बीच क्या संबंध था और उस समय क्या स्थिति थी, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके नंदिनी दास जी ने ये बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इस बुक के लिए उनको इस बार का ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये इस पूरे पुरस्कार को नाइफ अल रोधन करके जाना जाता था। 2013 में इसको नाम बदल दिया गया और अब इसको ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। जो नंदिनी दास जी हैं, इन्होंने भारतीय मुगल और ब्रिटिश जो एम्पायर था उनका गठजोड़ करके ये बुक लिखी है, इसलिए उन्हें इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी में नया शब्द। अब कंफ्यूज नहीं होना, मैडम कल ही आपने कॉलिंस डिक्शनरी में एक शब्द बताया था, मतलब आपने गलत तो नहीं पढ़ा दिया? जी मैंने गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। कॉलिंस डिक्शनरी में एक और नया शब्द ऐड हो गया है। कौन सा हुआ है? तो नया शब्द जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कॉलिंस डिक्शनरी में जुड़ने वाला नया शब्द है। कल मैंने कौन सा शब्द बताया था? तो कल मैंने चर्चा की थी बेसबॉल की। जो बेसबॉल था उसे कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया था। अब फिलहाल नया शब्द जुड़ गया है, कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ड ऑफ द ईयर जो वर्ड चुना गया, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके पहले किसे चुना गया था? तो बेसबॉल। बेसबॉल बेसिकली जो है बहुत ही फेमस रहा, इस वजह से उसको इस डिक्शनरी में शामिल किया गया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्ड ऑफ द ईयर किससे चुना है कॉलिंस डिक्शनरी ने, तो वो आएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉलिंस डिक्शनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।